हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे सेकंड पार्ट यूपीएससी के अकाउंटेंसी से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं उससे। तो इसमें फर्स्ट पार्ट में हमने 30 क्वेश्चन करे थे, ये सेकंड पार्ट है, इसमें हम 31st क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला है, अकॉर्डिंग टू विच कॉन्सेप्ट द प्रोप्राइटर पेज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ठीक है, इसका मतलब है अकाउंटिंग के कौन से कॉन्सेप्ट के थ्रू ये हमें पता चलता है कि प्रोप्राइटर ड्राइंग्स जो कि वो पैसा बिजनेस से निकालता है उस पर इंटरेस्ट देगा। ठीक है, तो इसका आंसर है एंटिटी कॉन्सेप्ट, या सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट, या बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट भी बोलते हैं इसे। इसका मतलब ओनर अलग है और बिजनेस मैन अलग है। तो बिजनेसमैन या प्रोप्राइटर या ओनर जब भी पैसे विड्रॉ करेगा बिजनेस से, उस पर उसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया? सी। नेक्स्ट, कॉस्ट कॉन्सेप्ट बेसिकली रिकॉग्नाइजेस। ठीक है, कॉस्ट कॉन्सेप्ट के अंदर क्या पता चलता है हमें कि जब भी कोई फिक्स्ड एसेट्स खरीदा जाता है, तो उसे बुक में हमेशा हिस्टोरिकल प्राइस यानी कि जिस प्राइस पे उसे ख़रीदा जाता है उस पे उसको एंटर किया जाता है, ना कि जो उसकी करंट मार्केट वैल्यू है। ठीक है, अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 यानी कि 33 सेकेंड पार्ट का। इफ़ द मार्केट वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री इज़ लेस देन इट्स कॉस्ट प्राइस इन्वेंट्री विल बी शोन एट। ठीक है, अगर क्या कहते हैं क्लोजिंग इन्वेंट्री यानी क्लोजिंग स्टॉक जो है उसकी वैल्यू कॉस्ट प्राइस से कम है तो उसको किस वैल्यू पे शो किया जाएगा। ठीक है, इसका फर्स्ट है मार्केट वैल्यू, बी फेयर वैल्यू, सी बोथ एंड डी नन। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? ए मार्केट वैल्यू पे। ठीक है, नेक्स्ट, द मार्केट प्राइस ऑफ गुड डिक्लाइन देन द कॉस्ट प्राइस। ठीक है, अगर मार्केट प्राइस गुड्स की डिक्लाइन होती है, ठीक है, तो उसके कॉस्ट प्राइस पे क्या फ़र्क पड़ेगा और इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट मेन रोल प्ले करता है। ठीक है, तो हमने फर्स्ट पार्ट में मैक्सिमम जितने भी कॉन्सेप्ट्स थे वो सब क्लियर कर लिए हैं। तो हमें पता है कि मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट क्या होता है। हर एक चीज़ जो कंपनी के प्रॉफिट को अफेक्ट कर सकती है वो मटेरियल, जैसे कि बिजनेस का टर्नओवर 1 करोड़ का है तो वो 5-10 रुपए की चीज़ें नहीं रिकॉर्ड करेगा, वो चीज़ें रिकॉर्ड करेगा जो कि ये डायरेक्टली उसको ज़्यादा अफेक्ट करेगा, जैसे 10,000 20,000 का सामान। ठीक है, गोइंग कंसर्न का मतलब क्या? बिजनेस एंडलेस पीरियड तक चलता रहेगा। ठीक है, इसका कोई एंड टर्म नहीं है। कंसिस्टेंसी का मतलब जौन सा मेथड हम यूज़ कर रहे हैं वही यूज़ करते रहेंगे। और रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट का मतलब क्या? गुड्स की वैल्यू तब हम एज ए रेवेन्यू कंसिडर करेंगे जब वो रियलाइज हो जाएगा। तो इसका आंसर है सी रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट, फिक्स्ड एसेट्स आर डबल करेंट एसेट्स एंड हाफ ऑफ द कैपिटल। ठीक है, फिक्स्ड एसेट्स जो है करेंट एसेट्स का तो डबल है लेकिन कैपिटल का हाफ है। तो करेंट एसेट्स अगर 3 लाख है तो इन्वेस्टमेंट 4 लाख है तो करंट लाइबिलिटी कितना होगा? हमें पता है कि बैलेंस शीट में असेट और लाइबिलिटी की वैल्यू इक्वल होती है। ठीक है, तो अगर करंट असेट्स 3 लाख है तो फिक्स्ड एसेट्स कितना हुआ? 6 लाख। और कैपिटल का ये हाफ है, 6 लाख अगर हाफ है तो कैपिटल कितना हो गया? 12 लाख। ठीक है, अब देखिए इसकी कैलकुलेशन मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, करंट एसेट 3 लाख था, फिक्स्ड एसेट्स अगर इसको हम एक्स मानते हैं तो ये 2x हो गया, इसका डबल 6 लाख। और ये जो है हाफ है कैपिटल का, यानी कि कैपिटल कितना हो गया? 12 लाख। और इन्वेस्टमेंट था 4 लाख का, तो इसका टोटल आ गया 13 लाख। और कैपिटल हमें पता है कि असेट और लाइबिलिटी हमेशा इक्वल आने चाहिए बैलेंस शीट में। तो ये अगर 12 लाख है तो करंट एसेट्स कितना हो गया? 1 लाख, जो कि बैलेंसिंग फिगर होगी। तो अब हो गया असेट्स एंड लाइबिलिटी बराबर। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया? बी। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड फ्रेमवर्क एंड अकाउंटिंग पॉलिसी सो दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ डिफरेंट एंटरप्राइजेस बिकम कंपेरेबल। ठीक है, तो ऐस इसमें ऐसा कौन सी चीज़ है जो फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, ताकि वो अलग अलग एंटरप्राइजेस अलग अलग कंपनियों का कंपेयर किया जा सकता है। तो इसका आंसर है बी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, क्योंकि हर एक कंपनी एक ही अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करती है। बिजनेस स्टैंडर्ड अलग हो सकते हैं, मार्केट स्टैंडर्ड अलग हो सकते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज नॉट कंसिडर्ड वाइल सेलेक्टिंग अकाउंटिंग पॉलिसी। ठीक है, प्रूडेंस हमारा एक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट है जो कि हम फॉलो करते हैं। ठीक है, जिसके अंदर ये माना जाता है कि जब भी बिजनेसमैन बिजनेस स्टार्ट करता है उसको फ्यूचर में लॉस होगा ही होगा, इसके लिए वो रिजर्व्स एंड प्रोविजंस बनाता है। दूसरा है सब्सटेंसेस ओवर फॉर्म। ठीक है, तीसरा है अकाउंटेंसी। ठीक है, अकाउंटेंसी बनाना ज़रूरी होता है, और मटेरियलिटी, वो चीज़ें एंटर की जाएगी जिस जो कि मटेरियल इन नेचर होगी, जो बिजनेस को के प्रॉफिट को अफेक्ट करेगी। तो इसका मतलब है सब्सटेंस ओवर फॉर्म। ठीक है, मतलब जिस चीज़ से वो बनाया गया है। नेक्स्ट, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। ठीक है, ये हमेशा रिसीवर और गिवर पर्सनल अकाउंट से रिलेटेड कर होते हैं। गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग में लिखा गया है। रियल अकाउंट क्या होता है? what comes into the business debited, what goes out of the business credited. Nominal account में क्या होता है? all the expenses and losses are debited and all the profits and revenues are credited. ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया? ए। नेक्स्ट, कैश अकाउंट इज, जो भी चीज़ या तो कैश की फॉर्म में हो या फ्यूचर में कैश में कन्वर्ट करी जा सकती हो, वो सब एक असेट होती है, और असेट रियल अकाउंट के अंदर आता है। ठीक है, नॉमिनल में एक्सपेंसेस, लॉसेस और प्रॉफिट आते हैं, पर्सनल में किसी पर्सन से रिलेटेड। नेक्स्ट, एज पर अक्रूवल कॉन्सेप्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। हमें पता है अक्रूवल कॉन्सेप्ट में क्या होता है, हम क्रेडिट ट्रांजैक्शन को भी कैश ट्रांजैक्शन के साथ साथ इंक्लूड करते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया? जब भी रेवेन्यू में से एक्सपेंडिचर माइनस करेंगे प्रॉफिट आ जाएगा, रेवेन्यूज में से प्रॉफिट माइनस करेंगे एक्सपेंडिचर आ जाएगा, ये भी सही है। रेवेन्यू इज इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर प्लस प्रॉफिट हो गया, ये इक्वेशन एक ही इक्वेशन है, इसको आगे पीछे करके शो किया गया है। तो सेल्स प्लस ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल्स टू रेवेन्यू नहीं होता, कभी भी नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट, मिस्टर एक्स सोल्ड गुड्स टू मिस्टर वाई एंड आस्क मिस्टर एक्स टू कीप द गुड्स विद हिम फॉर सम टाइम। ठीक है ना, वो उसको गुड्स बेचता है, लेकिन उसको कहता है कि थोड़े समय तक के लिए अपने पास रखिए। इसमें ये सिंबॉलिक डिलीवरी है, एक्चुअल डिलीवरी है, कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी है, ये इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, तो एक्चुअल डिलीवरी में क्या होता है? ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप होती है और क्या कहते हैं, पेमेंट ली जाती है। कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी एक्चुअल डिलीवरी नहीं होती, ये सिर्फ शो करने के लिए, प्रिटेंड करने के लिए होता है। ठीक है, नेक्स्ट है सिंबॉलिक डिलीवरी। सिंबॉलिक डिलीवरी का मतलब क्या होता है? यहाँ पे गुड्स फिजिकली डिलीवर नहीं किए जाते हैं, पर उन्हें बताया जाता है। तो इसका आंसर क्या है? ए, सिंबॉलिक डिलीवरी। अब है इफ़ नथिंग इज रिटन अबाउट अकाउंटिंग अजम्पशन टू बी फॉलोड, इसका मतलब वो फॉलो नहीं किए जा रहे हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया बी। नेक्स्ट, कैपिटल अकाउंट इज, हमेशा कैपिटल अकाउंट ओनर से रिलेटेड होता है। ओनर एक पर्सन होता है, और पर्सन का मतलब क्या है? पर्सनल अकाउंट। कैश अकाउंट, ठीक है, कैश अकाउंट रियल होता है क्योंकि एक असेट होता है, और असेट हमेशा रियल अकाउंट होते हैं। द प्रिंसिपल डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर इज रिलेटेड टू पर्सनल अकाउंट। ठीक है, एज पर मैचिंग कॉन्सेप्ट, हमेशा मैचिंग कॉन्सेप्ट में क्या करा जाता है? रेवेन्यूज़ को एक्सपेंसेस से मैच किया जाता है ताकि हम प्रॉफिट मिले। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सपेंसेस को माइनस कर देंगे तो प्रॉफिट मिल जाएगा। नेक्स्ट, सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। अगर हम सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट करते हैं तो हमको क्या मिलता है? ठीक है, ये ट्रेडिंग अकाउंट में अधिकतर किया जाता है। ठीक है, तो अगर हम सेल्स में से ग्रॉस प्रॉफिट माइनस कर देंगे तो हमें नेट सेल्स मिल जाएगा, मतलब एक्चुअल सेल्स क्या हुई है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रियल अकाउंट। ठीक है, रियल अकाउंट किसी ना किसी असेट से रिलेटेड होता है, मतलब जिसको हम फ्यूचर में कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, या वो एक्चुअली ऑलरेडी कैश की फॉर्म में हो। तो इसका आंसर है बिल्डिंग। नेक्स्ट, वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक इन अकाउंटिंग फॉलोज द प्रिंसिपल ऑफ कॉस्ट प्राइस और, ठीक है, हमेशा जब भी क्या कहते हैं गुड्स की वैल्यूएशन की बात की जाएगी, हमेशा जब भी गुड्स की वैल्यूएशन की बात की जाएगी, एक बात याद रखना, वो हमेशा रियलाइजेबल वैल्यू की बात करेगा, रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट की बात करेगा। इसका मतलब जब गुड्स की एक्चुअल डिलीवरी हो जाएगी तभी उसको रेवेन्यू कंसीडर किया जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट क्या होता है? या तो वो प्रॉफिट हो या वो एक्सपेंस हो। ठीक है, तो इसमें इंटरेस्ट पेड एक एक्सपेंस हो गया, सैलरी अकाउंट ये भी एक एक्सपेंस हो गया,
कमीशन रिसीव्ड ये एक प्रॉफिट हो गया, ठीक है। लेकिन आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट मतलब कि सैलरी हमको पे करनी है, तो वो क्या हो गया, एक तरीके से करंट लाइबिलिटी। तो ये इसका आंसर हो गया ए। नेक्स्ट, मिस्टर एक्स इज़ अ डीलर इन इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशन etc. He purchased 2 air condition and installed on his showroom। ठीक है, मिस्टर एक्स एक डीलर है और उन्होंने दो एयर कंडीशन खरीदे और अपने शोरूम में लगाए। ठीक है, तो बुक में क्या है एंड क्या करेंगे उसको, ये ड्राइंग अकाउंट नहीं है क्योंकि अगर उससे पर्सनल यूज़ के लिए करता तो ड्राइंग होता। कैपिटल अकाउंट नहीं है क्यों, इससे ओनर का पैसा नहीं बढ़ रहा। परचेज अकाउंट भी नहीं है, परचेज अकाउंट हमेशा इनके मेन बिजनेस से रिलेटेड होता है, लेकिन इन्होंने यहाँ पे कंजम्पशन के लिए खरीदा है, तो ये क्या कहलाएगा, सी, यानी कि फिक्स्ड असेट्स। ठीक है, अ ट्रेडर कैलकुलेट हिज प्रॉफिट इज इक्वल्स टू 1,50,000 ऑन इतना। इट इज़ अ ट्रांजेक्शन, इट इज़ अ ट्रांजेक्शन एज वेल एज इवेंट। नहीं, ये ट्रांजेक्शन नहीं है, ट्रांजेक्शन में क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गुड्स होता है। यहाँ ये सिर्फ क्या है, एक इवेंट कहलाएगा। फॉर एवरी डेबिट देयर विल बी इक्वल क्रेडिट। ठीक है, ये ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट है। इसका मतलब कि जहाँ भी क्या कहते हैं डेबिट किया जाएगा जिस गुड को, उसे क्रेडिट भी करना पड़ेगा। ठीक है, मैचिंग कॉन्सेप्ट में हमेशा रेवेन्यूज़ को एक्सपेंसेस से मैच किया जाता है ताकि प्रॉफिट मिले। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट में क्या करते हैं, हम सिर्फ वही चीज़ें रिकॉर्ड करते हैं जो मनी, इन टर्म्स ऑफ मनी हम मेज़र कर सकें। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया, ड्यूअल एस्पेक्ट यानी डी। अब आता है हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट रिक्वायर्स द वैल्यूएशन ऑफ एन एसेट्स। ठीक है, हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट में क्या करते हैं, हम गुड्स को हमेशा उसकी उस वैल्यू पे रिकॉर्ड करते हैं जिस पे वो परचेज की जाती है। ठीक है, ना कि उसकी करंट मार्केट वैल्यू पे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया, ओरिजिनल कॉस्ट मतलब जिस पे वो परचेज किया जाता है। रियलाइजेबल कॉस्ट है जिस पे उसको बेचा जाता है। रिप्लेसमेंट कॉस्ट जिससे उसे एक्सचेंज किया जाता है। मार्केट वैल्यू मतलब करंट वैल्यू। द कंपैरिजन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ ईयर दैट ऑफ अनदर ईयर इज पॉसिबल। ठीक है, किस बेसिस पे हम क्या कहते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रीवियस ईयर या क्या कहते हैं आगे के ईयर से कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर हमने मेथड सेम फॉलो किया है, ठीक है, अगर हमने मेथड सेम फॉलो किया है तो क्या कहते हैं, तो उसको कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट बोलते हैं। गोइंग कंसर्न का मतलब क्या, बिजनेस एंडलेस पीरियड तक चलेगा। अक्रूवल कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है कि हम कैश के साथ क्रेडिट ट्रांजैक्शन भी रिकॉर्ड करेंगे। इसका मतलब है मटेरियलिटी, यानी कि हम उन सभी चीज़ों को रिकॉर्ड करेंगे जो मटेरियल इन नेचर होगा ताकि हम कंपेयर कर सके एक एक चीज़ों को। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस इज कैलकुलेटेड एट द स्टेज ऑफ समराइजिंग। ठीक है, रिकॉर्डिंग में सिर्फ हम जनरल एंट्री बनाते हैं, मतलब सारे ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। क्लासीफाइंग में हम सिर्फ लेजर अकाउंट बनाते हैं, हर एक अकाउंट को सेपरेट कर देते हैं। पोस्टिंग में क्या होता है, हर एक अकाउंट को पोस्ट किया जाता है। और समराइजिंग में क्या होता है, असरटेन किया जाता है प्रॉफिट और लॉस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, इसका क्या है आंसर, सॉल्विंग टैक्स डिस्प्यूट वो अकाउंटिंग का काम नहीं होता। अकाउंटिंग का काम होता है एक्चुअल प्रॉफिट एंड लॉस बनाना, ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना, फाइनेंशियल पोजीशंस बताना कंपनी को। टैक्स डिस्प्यूट सॉल्व करना कंपनी का काम होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एन असेट्स वाज परचेज एट 10 लाख विद द डाउन पेमेंट ऑफ 2 लाख। ठीक है, अगर हमने 10 लाख रुपए का कोई एसेट खरीदा, 2 लाख रुपए उसे पेमेंट कर दिया और बिल रिसीव करा 8 लाख का, मतलब कि अब वो हमें फ्यूचर में 8 लाख देने भी हैं और 8 लाख का हमारे पास असेट भी आ गया। तो इसका मतलब क्या हो गया, असेट इंक्रीज बाय 8 लाख एंड लाइबिलिटी इंक्रीज बाय 8 लाख। नेक्स्ट, द रूल डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन। ये सब नॉमिनल अकाउंट में होता है। ठीक है, पर्सनल में डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। ठीक है, रियल अकाउंट में क्या होता है, डेबिटेड व्हाट कम्स इनटू बिजनेस, क्रेडिट व्हाट गोज आउट ऑफ द बिजनेस। मैचिंग कॉन्सेप्ट का मतलब क्या होता है, हमेशा क्या कहते हैं एक्सपेंसेस को रेवेन्यू से मैच करेंगे ताकि प्रॉफिट हमको पता चल सके। ठीक है, तो 60 का आंसर क्या हो गया, सी, सॉरी डी, इसका आंसर हो गया
डी. Thank you, and please subscribe my channel.